हाय वेलकम बैक टू वीडियो। आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइन की पीवाईक्यू एंड डीपीपी सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, मैं वो बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था कोड ऑप्टिमाइजेशन की। हम लोग डीबी पूरी कंप्लीट कर ली थी और पीवाईक्यू में कोड ऑप्टिमाइजेशन का 9th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। तो ठीक है, अब आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 और इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। कंसिडर evaluating the following expression tree on a machine with load stored architecture in which memory can be accessed only through load and store। ठीक है, इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन को हम लोग डायरेक्टली क्या ऑपरेशन में यूज नहीं कर सकते। पहले इंस्ट्रक्शन को हम लोग को लोड में करना पड़ेगा, और मतलब सॉरी इंस्ट्रक्शन बोला, जो वेरिएबल्स होंगे उनको लोड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मतलब रजिस्टर में स्टोर करके रजिस्टर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मोड इसमें नहीं है। तो वेरिएबल ए बी सी डी एंड ई आर इनिशियली स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, ए बी सी आर मेमोरी में स्टोर्ड है। ठीक है, यानी कि हम लोग रजिस्टर भी पूरा खाली है। द बाइनरी ऑपरेशन यूज्ड इन दिस एक्सप्रेशन टी कैन बी इवेल्युएटेड बाय मशीन ओनली व्हेन ऑपरेंड आर ऑन रजिस्टर। ठीक है, वही चीज़ मैंने बोला ना कि जब रजिस्टर पे सारी वैल्यूज होंगी तब, जैसे अभी ए बी सी डी जो है वो मेमोरी लोकेशन में यानी मेन मेमोरी लिखा हुआ मतलब स्टोर है, उसको हम लोग क्या है सीपीयू रजिस्टर में लाएंगे। तो तभी हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये कहने का मतलब है द इंस्ट्रक्शन produce result only in a register if no immediate results can be stored in the memory. What is the minimum number of register needed to evaluated expression? तो कहने का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग इवेल्युएट करना है और हम लोग को ये बताना है कि कितने रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। राइट, तो अब आइए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे ए और बी माइनस हो रहा है, राइट। सो ए और बी डायरेक्टली माइनस नहीं हो पाएगा, पहले ए को कहीं स्टोर करना पड़ेगा, बी को कहीं स्टोर करना है। तो एटलीस्ट हम लोग को दो रजिस्टर यहाँ लगेंगे। तो यहाँ से हम लोग आर वन हो गया और ये हम लोग का आर टू हो गया। ठीक है, आर वन आर टू। अब ए माइनस बी को स्टोर करना है आर वन में फिर आर टू में। ठीक है, और यहाँ उसके बाद हम लोग सी और डी को सॉल्व करना है। ठीक है, ये दो चीज़ है। तो आप देखो कैसे सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं ए बी का एडिशन जो है हमने मिनिमम रजिस्टर यूज करें तो आर वन में कर लेते हैं। ठीक है, आर वन में स्टोर कर दें। अभी आर टू क्या फ्री है, आर वन में ये माइनस स्टोर है। ठीक है, आर टू फ्री नहीं है, आर टू में बी स्टोर है, आर वन में माइनस स्टोर है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करना है यहाँ पे। अब अगला ऑपरेशन हम लोग को प्लस परफॉर्म करना पड़ेगा, ये वाला सी माइनस डी। राइट, अब इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या को नया रजिस्टर लेना पड़ेगा। राइट, तो हम लोग को एटलीस्ट वन नया न्यू रजिस्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो आर टू में बी स्टोर है पर बी का यूज कहीं नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं अब सी आर टू को सी में मतलब सी में आर टू को आर टू में सी को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो है अब जो आर टू है वो यहाँ पे सी को स्टोर कर रहा है, आर वन में माइनस स्टोर है। ठीक है, अब देखो इस माइनस का यूज है और इस सी का भी यूज है, यानी आर वन में जो वैल्यू रखी है उसका भी यूज है, आर टू में जो वैल्यू रखी है उसका भी यूज है। तो हम लोग दो रजिस्टर से काम नहीं कर सकते, हम लोग को थ्री रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग आर थ्री को ले लेते हैं। ठीक है, आर थ्री में अभी डी स्टोर है। ठीक है, तो अब देखो अभी दोनों का एडिशन करके या तो हम लोग आर टू में रख सकते हैं या तो आर थ्री में रख सकते हैं। तो काम करते हैं, मैं आर टू में रख देता हूँ। आर टू में रख दिया। ठीक है, तो अब आर टू में सी ना हो गए, आर टू में जो प्लस वाला ऑपरेशन है वो है। अभी आर थ्री क्या है उसमें डी स्टोर है। ठीक है, अभी आर थ्री में डी स्टोर है। राइट, अब देखो अब आगे माइनस सॉल्व करना है, माइनस सॉल्व करने ई को स्टोर करना पड़ेगा। ई को स्टोर करने के लिए काम करते हैं हम लोग, जो डी स्टोर है डी का तो फ्यूचर में कोई यूज नहीं है, तो ये आर थ्री को हटा के आर थ्री को यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, ये आर थ्री है। आर थ्री यहाँ ठीक से मैं लिख देता हूँ। अब आर थ्री में ई स्टोर है। ठीक है, ये आर थ्री में ई स्टोर हो गया। अब दोनों को एडिशन करके आर वन में चाहे रख सकते चाहे आर टू में रख सकते, चाहे सब्ट्रैक्शन करना है दोनों को सब्ट्रैक्शन करके आर आर थ्री में रख सकते चाहे आर टू में रख सकते हैं। मैं आर टू में रख देता हूँ फिर से, आर टू में रख दिया। ठीक है, अब आर टू में ये प्लस नहीं स्टोर, आर टू में ये स्टोर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर थ्री यहाँ पे खाली है। तो अब देखो यहाँ पे देखो आर वन आर टू आर थ्री किसी में प्लस का ऑपरेशन स्टोर करें तो मैं आर वन में स्टोर कर देता हूँ। आर वन में सीधे यहाँ से देखो हम लोग कितने रजिस्टर यूज करे हैं, आर वन होगी आर टू होगी आर थ्री, तो थ्री रजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये रजिस्टर एलोकेशन वाले क्वेश्चन था, तो उससे वही इसमें डैग का यूज कर लिया गया और कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या एक एमसीक्यू क्वेश्चन है और 8 में 1 मार्क्स आता है। सम कोड ऑप्टिमाइजेशन आर कैरिड आउट इंटरमीडिएट कोड बिकॉज। अच्छा, कोड ऑप्टिमाइजेशन का फीचर क्या होता है, मतलब इसका यूज क्यों होता है, ये पूछा गया है। तो उसमें देख लेते हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में एक ही ट्रू है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दे इनहेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू सॉरी प्रोबेब नहीं सॉरी दे इनहेंस पोर्टेबिलिटी ऑफ कंपाइलर टू टारगेट कोड प्रोसेस। ये एक ऑप्शन है। तो और आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूँ सही हो क्या गलत होगा। तो वैसे तो सुनने में तो सही लग रहा है, क्योंकि देखो कोड ऑप्टिमाइजेशन का क्या होता है, कोड को ऑप्टिमाइज करता है, यानी कम लाइन में हम लोग को स्पेस जो कोड होगा कम लाइन में भी और ज़्यादा इफिशिएंटली होगा। जब लाइंस नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी तो कह सकते हैं कि उसे पोर्टेबल भी तो होगा, क्योंकि कोड ऑप्टिमाइजेशन जो कोड जनरेट करता है वो क्या रहता है, वो एक्चुअली असेंबली कोड ही रहता है जो ऑप्टिमाइज होता है। असेंबली कोड क्या होता है, वो हम लोग का पोर्टेबल कोड होता है। तो यानी कि अगर मैं उस नंबर ऑफ लाइंस कम कर दूँ, नंबर ऑफ कोड कम हो जाए तो उसके डेटा को ट्रांसफर करने एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए इजी होगा, एफिशिएंटली होगा। तो ये ऑप्शन तो मेरे को फिलहाल के लिए ट्रू लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसे टी मार्क कर देते, तो बाकी आगे देखते हैं, इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन मिल गया तो उसको मार्क कर सकते हैं। प्रोग्राम एनाल प्रोग्राम एनालिसिस इज मोर एक्यूरेट ऑन इंटरमीडिएट कोड देन ऑन मशीन कोड। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो हम लोग का ये इंटरमीडिएट कोड होता है उसको ऑप्टिमाइज करके मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो एक्यूरेसी सेम ही रहेगी, बस हम लोग को करने में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है मशीन कोड को हम लोग को एनालाइज करने में प्रॉब्लम हो, इंटरमीडिएट कोड को एनालाइज करना ईजी हो, बट एक्यूरेसी नहीं चेंज होगी। ठीक है, वो एरर हो रहा है तो ह्यूमन एरर होगा, कोड में कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, तो यानी ये एक्यूरेसी वर्ड वाला जो यहाँ पे है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा फ्लो एनालिसिस कैन नॉट बी कैन नॉट बी अदरवाइज बी यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, ये वो कहाँ स्टोर होती है, वो हम लोग का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है कंपाइलर में, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंबल टेबल। तो सिंबल टेबल में से सारे फेजेस जो 6-7 फेजेस जो होते हैं वो सारे कनेक्टेड होते हैं। तो जो सारे कनेक्टेड सारे सिंबल टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो कैन नॉट वर्ड है इसकी वजह से गलत हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रंट एंड कैन नॉट अदरवाइज यूज फॉर। सो फ्रंट एंड मतलब सिर्फ वही दो, देखो दोनों चीज एक ही चीज बोला। ठीक है, फ्रंट एंड मतलब जो मैंने बताया स्टार्टिंग की जो 4 फेजेस होती हैं, कौन कौन सी, पार्सिंग फेज हो गई। पार्सिंग के बाद क्या होता है, सिंटैक्स एनालाइजर होता है, फिर सिमेंटिक एनालाइजर, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ये जो 4 फेजेस होती है इसे हम लोग बोलते हैं टारगेट सोर्स कोड फ्रंट एंड बोलते हैं, और बाकी जो टारगेट कोड ऑप्टिमाइजेशन हो गया और टारगेट कोड जनरेशन हो गया, इसे बोलते हैं कोड ओरिएंटेड या मशीन ओरिएंटेड कोड ऑप्टिमाइजेशन, या टारगेट ओरिएंटेड टारगेट ओरिएंटेड बैकएंड बोलते हैं, सॉरी ऑप्टिमाइजेशन नहीं बोलते। हाँ, ठीक है। तो फ्रंट एंड मतलब स्टार्टिंग की जो 4 फेजेस होती हैं, और अगर बैकएंड की बात करें तो लास्ट की जो 2 और 3 फेजेस होती है वो होती है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए ही ट्रू ऑप्शन लग रहा है, बाकी सब तो गलत ही हो गए हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसके थोड़ा सा जूम कर दिए। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आएगा नहीं। ऑप्शन नहीं है इसका, एक मिनट में ऑप्शन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और 2 मार्क्स क्या आता है। अब देखते क्या है। ये डेटा फ्लो हम लोग का स्टार्ट हो गया। ठीक है, डेटा फ्लो में देखो है तो कोड ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट ही डेटा फ्लो। तो वही है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे, उसके बाद क्या हो गया, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कंसीडर द कंसीडर द कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स ऑन। ठीक, कंट्रोल फ्लो ग्राफ हम लोग को दे दिया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस लिस्ट द सेट ऑफ लाइव वेरिएबल एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, अच्छा मतलब एग्जिट पॉइंट ऑफ ईच ब्लॉक में कौन से वेरिएबल लाइव होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जी वाले में। तो B1 की अगर मैं बात करता हूँ, B1 में ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन को इसमें से एलिमिनेट करते हैं। B1 की बात करते हैं, B1 में कौन कौन से वेरिएबल है, या क्या मैं टेबल बना लूँ क्या यहाँ पे, या टेबल ही बना लेते हो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सारे फेजेस का मैं ऐसे एक बार कंपेयर कर दूंगा, मैंने ऐसे ऐसे ग्राफ देख के भी हो जाएगा, बट ठीक है टेबल बना लेते हैं। हाँ, कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक ना। तो यहाँ से 4 लाइंस बन जाएगी।
ये हो गया, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। 2 ब्लॉक हो गया, ठीक है, टेढ़ा वाला लाइन कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, समंजस मतलब है। 3 ब्लॉक हो गया, और ये हो गया 4 ब्लॉक, ठीक है। अब देखो कितने वेरिएबल, वेरिएबल कितने वो मैं लिख लेता हूँ। तो वेरिएबल एक वाइट प्लस लिख देता हूँ। वेरिएबल पहले देखो कितने दिए हैं यहाँ पे। आ, ये यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हम लोग को लग रहा है कुछ, रुको मैं चेक करके आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे ये आई कैपिटल आई नहीं है, स्मॉल आई है, और ये 1 है, ठीक है। तो इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ, वाइट कलर से इसको रख देता हूँ। ये यहाँ पे भी 1 है, सेम चीज़ यहाँ पे ये 1 है, और यहाँ पे स्मॉल आई है, ठीक है। तो इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे काम करता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे स्मॉल आई है, और आई, ये क्या, -1 है, ये 1 है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या, स्मॉल आई है, और ये +1 है, ठीक है, ये +1 है, 1 1, ठीक है। अब इतने समझ में आ गया होगा। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, कितने वेरिएबल वो देख ले। सबसे पहले तो आई एंड जे है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आई है और ये है जे, ठीक है। आई जे है, फिर उसके बाद एम एन है, फिर यहाँ से हो जाएगी एम, और यहाँ से हो जाएगा एन। फिर उसके बाद क्या है, ए बी सी है ना, ए सिर्फ ए ही है क्या, रुक जाओ, आई जे एम ए ही है सिर्फ, तो ये ए हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लाइन ऐसी प्रॉपरली खींच लेता हूँ। तो ये आई की लाइन हो जाएगी, कहाँ गया, हाँ, ये आई की लाइन हो जाएगी। उसके बाद ये जे की लाइन हो गई है, फिर उसके बाद ये, एक सेकंड, ये कहाँ गई लाइन, नहीं गायब हो जाएगी, ये लाइन हो गई, ये आ गई, ये लाइन हो गई, ठीक है, ये हो गया। और एक लाइन और बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या, ब्लॉक 1 यानी B1 के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, B2 के लिए यहाँ पे, B3 के लिए यहाँ पे, B4 के लिए यहाँ पे, जो हमने पूछा ना एंड ऑफ द ईच ब्लॉक, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं, जितना टाइम जो हम लोग इसे ड्राइंग करने में लग गया। तो देखो यहाँ पे B1 की मैं बात करूँ, तो मैं सिर्फ रेड प्लस यहाँ लिख देता हूँ। या B1 में देखो, आई जो है यहाँ पे डेड है, ये आई जब एग्जिट हो, इस पॉइंट पे देखो, ठीक है, इस पॉइंट पे अभी जस्ट ए इक्वल टू 10 वाला एग्जीक्यूट हुआ है, ए इक्वल टू 10 वाला एग्जीक्यूट होगा तभी तो B1 का एग्जिट पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना, यहीं पे लिखता था, उसकी जरूरत है। B1 अभी एंड हुआ, उसके बाद वो क्या, पाथ क्या है, B1 के थ्रू हम B2 में जाएंगे। अब बी देखो, पाथ हम लोग कुछ ऐसा है, B1 है, B1 से हम लोग क्या B2 में जाएंगे, B2 में जाने के बाद फिर हम लोग कहाँ जा सकते हैं, B3 में जा सकते हैं। अब B2 से ही हम लोग कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्टली B4 में जा सकते हैं। अब B3 से भी हम लोग क्या जाएंगे, B4 में ही जाएंगे, ये इसको ऐसे लिख दो, B3 से भी हम लोग B4 में जाएंगे, ठीक है। B3 और B4 से हम लोग यहाँ पे 2 जगह जा सकते हैं, एक तो यहाँ पे एग्जिट हो जाए, और यहाँ से B4 से वापस हम लोग B2 में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंट्रोल फ्लो ग्राफ है, ठीक है, ठीक है। तो अब B1 यहाँ पे एग्जिट हो चुका है, तो हम लोग इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे कौन कौन से वेरिएबल लाइव होंगे। तो सबसे पहले आई की बात करते हैं। आई देखो यहाँ B1 में, B2 में जस्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो आई यहाँ पे लाइव नहीं होगा, राइट। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान से देखो, ये आई क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो, आई पहले यूज हो रहा है तब असाइन हो रहा है। ये क्या लिखा, आई इक्वल टू आई+1 लिखा हुआ है, यानी पहले आई+1 कैलकुलेट होगा ना। तो फिलहाल के लिए आई की जरूरत है, तो आई अभी लाइव है यहाँ पे है, तो आई क्या है, यहाँ पे लाइव है। एक काम करता हूँ मैं, ऑरेंज लिख देता हूँ, आई जो है यहाँ पे लाइव है, ठीक है। अब जे की बात करें, तो देखो जे यहाँ पे यूज हो रहा है पहले, उसके बाद क्या है, जे असाइन हो रहा है, पहले ये राइट हैंड साइड वाला कैलकुलेट होगा, तब लेफ्ट हैंड साइड वाला कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो जे भी यहाँ पे लाइव है। अब एम एन की बात करते हैं, एम एन क्या है, इसके बाद देखो कहाँ पे यूज है, इसके बाद देखो, अगर मैं ये बात मानता हूँ, बी टू में एम एन का यूज नहीं, B3 में एम एन का यूज नहीं, B4 में भी एम एन का यूज नहीं, और वापिस से हम लोग क्या आ जाएंगे यहाँ पे, B2 में आ जाए, एम एन का यूज नहीं। तो एम और एन दोनों क्या डेड है यहाँ पे, दोनों डेड हैं। ए की बात करते हैं, ए का देखो यहाँ पे आते हैं B3 और B2, सॉरी, अब जो है ए को देखते हैं। सो ए के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ए देखो कहाँ पे है, एम एन तो यहाँ पे डेड था ना, एक्चुअली यहाँ पे, तो इसको मैं डेड कर दे रहा हूँ, ये एम एन ये जो है डेड, और ये भी डेड है, ठीक है। अब ए के लिए देखते हैं, मैं रेड कलर कर लेता हूँ। ए जो है देखो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, B1 के एंड, यानी B2 में तो यूज़ नहीं हो रहा, B3 में यूज़ हो रहा, B3 में ए क्या है, डेड है, ए क्या है, डेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो B4 में ए अलाइव है, ए लाइव है, ठीक है।
तो यानी कि B2 से अगर हम लोग B3 जाते हैं तो ए डेड है, और B2 से B4 जाते हैं ए अलाइव है। तो हम लोग को ए को तो लाइव रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ए का तो यूज़ पड़ जाएगा। अगर ए को डेड कर देंगे तो B2 से B4 जा ही नहीं पाए हम लोग, ये जो इंस्ट्रक्शन है B4 वाला वो एग्जीक्यूट ही नहीं करा पाएंगे। तो अगर एक जगह भी लाइव है तो हम लोग को वेरिएबल को लाइव ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ से ए लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या अलाइव है, ठीक है। तो ये B1 में कौन कौन सा लाइव है, I J A, ठीक है। तो I J A मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो रॉन्ग होगा, ऑप्शन बी रॉन्ग होगा, ऑप्शन सी एंड डी में से कोई एक होगा। अब B2 को चेक कर लेंगे, इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं B2 की बात करता हूँ। सो B2 यहाँ पे है, B2 के एंड में, यानी कि ये B3 के स्टार्टिंग में, और ये यहाँ पे दो पाथ की बात कर, ठीक है। तो आई जे की B2 के बाद की जरूरत होती है कि नहीं, B3 में INJ की जरूरत नहीं है। B4 में देखो आई क्या हो रहा है, पहले डिफाइन हो रहा है, राइट। तो क्या बोलते हैं, B4 में आई डेड है, तो यहाँ से आई डेड हो गया, ठीक है। आई तो पहले डेड हो गया, ठीक है। अब जे का यूज नहीं किया नहीं, पर देखो B4 से वापस अगर मैं B3 में जाता हूँ तो यहाँ पे आई क्या पहले यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या होगा, लाइव होगा। अब MN तो यहाँ पे कहीं यूज नहीं, तो ये तो डेड हो गया। MN का तो अब कहीं भी यूज नहीं, तो MN तो ऑलवेज डेड होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद ए की बात करते हैं। ए अगर B3 की बात करें तो B3 में ए लाइव है, ए डेड है, और B4 में ए लाइव है, तो इसको लाइव ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका लिए हम लोग का क्या आंसर बना यहाँ पे, B2 में J&A लाइव है, तो B2 में J&A, तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर आ जाता है, ठीक। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर आ जाता है। फिर भी हम लोग क्या पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इसको। अब B3 की बात करते हैं, तो B3 यहाँ पे B3 के एंड में मतलब हम लोग को यहाँ B4 के स्टार्टिंग में देखना है, B4 की स्टार्टिंग से लेके इस लूप में आना है, ठीक है। अब यहाँ पे ए को देखते हैं सबसे नहीं, पहले आई जे है ना, पहले आई जे को, आई तो देखो यहाँ पे डिफाइन ही हो रहा है, तो यानी आई क्या डेड है यहाँ पे। अब जे की बात करें तो जे देखो यहाँ पे सेम वही केस हो जाएगा, यहाँ पे जे क्या यूज हो रहा है, तो यहाँ जे क्या लाइव है। और यहाँ पे ए की बात करते हैं, सो ए का यूज है यहाँ पे, तो B4 में ए का पहले यूज हो रहा है, उसके बाद क्या ए डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ए जो है यहाँ पे लाइव है, तो B3 में क्या होगा, J&A। सो B3 में J&A ठीक है, वही चीज़ है, सेट में चाहे आगे पीछे कुछ भी लिखो। अब B4 की बात करते हैं। सो B4 यहाँ पे, ठीक है। अब इसके एंड में तो ये एग्जिट वाला पाथ तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा इस वाले पाथ में जाएंगे। B4 का एंड बोले या B2 का स्टार्टिंग बोले, एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे देखो आई और जे दोनों को पहले यूज हो रहा है, तब क्या बोलते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर हो रही है, तो पहले यूज हो रहा है तो दोनों लाइव होंगे। तो ये दोनों लाइव है। अब MN का तो यूज नहीं, तो ऑलवेज डेड होंगे। ए की बात करते हैं, ए का सेम केस है, यहाँ पे तो डेड है, यहाँ पे लाइव है, तो ओवरऑल लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो ए आई जे देखो यहाँ पूरा मैच कर रहा है एकदम सही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 हो गए, 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कुछ ऐसा यहाँ पे है, तो थोड़ा सा मैं अगर जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, कंसीडर फॉलोइंग, दिस कोड दे दिया है, इन अ कंपाइलर दिस कोड सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैग, ठीक है, ठीक है। और नंबर ऑफ नोड बताएं डैग में, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ ऑप्टिमाइजेशन इसमें लग सकता है, वो सब देखेंगे। तो देखो क्या हो सकता है, ए जो है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डी जो है, ये डी उसके ऊपर तो कहीं यूज नहीं होगा, ये डी यहाँ पे यूज हो जाएगा, राइट। और ये एफ है यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, जी इक्वल टू एफ, जी इक्वल टू ई प्लस एफ, ठीक है, ये है। अब एफ की जगह क्या कर सकते हो, डी और ई लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एफ की जगह क्या हो जाएगा, डी प्लस वन हो जाएगा, राइट। और ये काम एफ ऐसे ऐसे लिखा रहता है। फिर यहाँ देखो ई प्लस एफ की जगह क्या होगा, डी प्लस, और ये वन है, वन आ जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ से डी प्लस वन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ई प्लस, अब डी है, डी की जगह क्या बी प्लस सी लिख सकते हैं, यहाँ से बी प्लस सी प्लस वन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बी और सी है, तो यहाँ पे बी एंड सी की जगह कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी और तो ऑप्टिमाइज होगा नहीं। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, इतना वाला पार्ट हम लोग का हो गया, ठीक है। अभी ई और ए अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक काम कर, सबसे पहले सॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पे बी सी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि बी सी का यूज ए में भी है, राइट। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर कलर ग्रीन से करते हैं, तो मैं इधर बना लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले देखो, बी प्लस, बी प्लस ये और ये सी, तो बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब बी प्लस सी में क्या करना है, हम लोग को ई ऐड करना है,
ठीक है। अच्छा, ई की वैल्यू तो यहाँ से रख सकते हैं, एक काम करते और सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ई की वैल्यू में रख रखते हैं। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस वन हो जाएगी, और यहाँ प्लस बी प्लस सी प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ प्लस वन हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस वन, तो पूरा पूरा ये पूरा ही हो गया। ठीक है, उसको करने की जरूरत नहीं। तो बी प्लस सी 2 बार है, और हम लोग कुछ और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो बी प्लस सी ये कैलकुलेट हो गया। अब इसमें क्या होता है, वन को एक टाइम लिखेंगे, अब इसमें वन को ऐड करेंगे। ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद जो आएगा उसमें अब हम लोग क्या करेंगे, वन को ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से कितने नोट हुए इसमें, नोट पूछे ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। राइट। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो 13 हो चुका है, और ये क्वेश्चन नंबर 14 14, हाँ। थोड़ा सा zoom निकल। अब इसमें देखो क्या दिया, NAT क्वेश्चन है, 70 में 2 मार्क्स का आया था। कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन और टर्म। ठीक है, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन और टर्म, ऐसा कुछ करके लिखा गया है। ठीक है, और ये नंबर है और ये आईडी है। ठीक है, वेयर रिलोप, ये रिलोप क्या है, वेयर रिलोप, अच्छा ये रिलोप है। ठीक है, एक्सप्रेशन में टर्म, रिलोप टर्म। ठीक है, रिलोप का मतलब ये है, रिलोप इस रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर मतलब दो वैल्यूज को रिलेट कर, ग्रेटर दो, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो सकता है, नॉट इक्वल टू हो सकता है, ये सब चीज़ें। और जीरो रेफर्स टू एन एम्प्टी स्टेटमेंट। ठीक है, इफ देन एल्स आर टर्मिनल। ठीक है, इफ देन एल्स आर टर्मिनल। एम्प्टी स्टेटमेंट refers to the empty statement, and if then else are terminal। ठीक है, consider the following program p। ठीक है, following the above grammar containing 10 if terminal, the number of control flow path p, if e1 then e2 else e1 e3। ठीक है, ये स्टेटमेंट की बात कर रहा है, इफ एक्सप्रेशन वन देन एक्सप्रेशन टू, यानी ये देखो एक्सप्रेशन वन क्या ई वन है, एक्सप्रेशन टू ई टू है, एक्सप्रेशन थ्री ई थ्री है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, सेमी कॉलन स्टेटमेंट होता है ना, ई थ्री हैज़ टू कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ई वन टू ई टू एंड ई वन टू ई थ्री। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग को दे दिया गया है। तो लोग पूछा क्या गया यहाँ, तो लोग क्या होता है, कंसीडर फॉलोइंग अब ग्राफ द नंबर ऑफ कंट्रोल फ्लो पाथ। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो पाथ पूछा गया, हम लोग कितना बताना है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसमें आते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसका हमें सोल्यूशन बनाना ट्राई करो। तो पहले क्या, इसको क्या करते हैं, स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिसे समझना ईजी हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले को स्ट्रिंग क्या दे दी गई है, स्ट्रिंग हम लोग को जो दी गई, इफ ई वन देन ई टू एल्स ई थ्री है, ये दे दिया गया। ठीक है, हैज़ टू कंट्रोल फ्लो ग्राफ, यानी कि अगर इवन ट्रू है, तो अगर इसका मैं वो बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फ्लो चार्ट अगर मैं बनाते हैं, जिसे हम लोग फ्लो पाथ बोला गया यहाँ पे। ठीक है, इवन के लिए टू पाथ्स हैं। ठीक, इफ इवन देन ई टू, अगर इवन यहाँ पे ट्रू है, देन यहाँ पे ये ई टू एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये फॉल्स है, तो क्या ई थ्री एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इवन टू ई टू एक पाथ है, इवन टू ई थ्री पाथ है, तो इवन टू ई टू एक पाथ है, इवन टू ई थ्री एक पाथ है। ठीक है, तो हो गए इतने पाथ। अब आगे देखो, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करना है इसके बाद, ये चीज़ तो हो गया। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें दिया कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम पी, सॉरी, कंसीडर द प्रोग्राम पी फॉलोइंग द अबव ग्रामर कंटेनिंग 10 इफ टर्मिनल। अच्छा, 10 टाइम्स क्या ये ग्रामर रन हो रही है। ठीक है, यानी ये वाली जो कंडीशन है 10 टाइम्स रन हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक बार रन कर लिया, तो एक काम करते हैं, अगर आगे रन करना होगा तो इसमें क्या दिया, इफ एक्सप्रेशन देन, सॉरी हाँ, इफ एक्सप्रेशन देन एक्सप्रेशन एस एक्सप्रेशन, जब ये पूरा कंप्लीट सेमी कॉलन लगाए, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या दोबारा से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यानी ये कंप्लीट होने के बाद भी एक ही पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, ये तो इसके बाद क्या होगा, वापस हम लोग दूसरी बार इसको रन करेंगे, तो यहाँ E3 तक हो गया ना, तो E4 ले लेते हैं, E4 आएगा, तो उसके बाद फिर से वही कहानी होगा, फिर से टू पार्ट में होगा, तो यहाँ से E5 आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ये E6 आ गया, E6, और ये फिर कंबाइन होके E7 में बन जाएगा। ठीक है, ये E7 में हो गया। तो ये ऐसा क्या चलता रहेगा, कितनी टाइम, 10 टाइम्स।
ठीक है, अप टू 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या 1 टाइम था, ये क्या है 2 टाइम था, यहाँ से ये क्या है, ये 2 टाइम था। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3rd टाइम हो। तो फर्स्ट टाइम में हम कैलकुलेट किया तो इसमें कितने पाथ बने, क्योंकि हम लोग को पाथ बताएं। ठीक है, फ्लो पाथ, पाथ यहाँ पे कितने, यहाँ से तो 1, यहाँ से 2 पाथ है। ठीक है, E1 से हम लोग या तो E2 जा सकते, E3 जा सकते हैं, तो यहाँ से 2 पाथ हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो E4 से हम लोग E5 जा सकते, E6 जा 2 पाथ जा सकते हैं। ऐसे क्या 10 क्या बोलते हैं, 10 क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बने हैं, तो हर स्ट्रक्चर में 2 पाथ हैं। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने हो जाए, 2 × 2 × 2 × 2 मतलब कहने का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ E1 से E4 जाने के लिए 2 पाथ हैं। ठीक है, यहाँ E4 से E7 जाने के लिए भी 2 पाथ हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ 2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको क्या तो टोटल नंबर कितने पाथ बनेंगे, तो अच्छा मैं यहाँ से बात करता हूँ E1 से लेके E7 जाने के लिए कितने पाथ, E1 से लेके E7 जाने के लिए E1 पे E2, देखो ये वाला पाथ है, मैं इसको काम करता हूँ हाईलाइट करके दिखाता हूँ। एक ये पाथ बन जाएगा, ठीक है, ये वाला पाथ, ये पाथ हो गया। ठीक है, कहीं 2 पाथ यहाँ पे होगा, कहने का मतलब ये 2 पाथ यहाँ पे होगा, तो दोनों का मल्टीपल गए 4 पाथ बनेंगे। तो एक पाथ जो मैंने बताया ये वाला, जो ये वाला पाथ हो सकता है, फिर दूसरा पाथ क्या हो सकता है, ये वाला पाथ हो सकता है, फिर तीसरा पाथ क्या हो सकता है, ये वाला पाथ हो गया, फिर चौथे में हम लोग इधर से जा सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो 4 पाथ ऐसे बन जाएंगे। तो यानी सबका क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल। तो यहाँ से कितना टाइम हो जाए, 2 × 2 × 2 अप टू क्या 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना, 2 की पावर 10 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है, तो ये हम लोग के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से 1024 आंसर है। राइट, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। सो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, मेरे को कॉपी कर लेने दो, और जो हाफ पार्ट बचा हुआ है वो है, हाँ, तो ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन आते हैं, उससे पहले मैं क्वेश्चन तो पढ़ लूँ। तो क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, 15 में ही 2 मार्क्स का आया था, 2 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन है। कंसीडर द इंटरमीडिएट कोड गिवन बिलो, ऐसा कुछ दे दिया। द नंबर ऑफ नोड्स एंड एजेस इन कंट्रोल फ्लो ग्राफ कंस्ट्रक्टिव। अब मतलब वही है कि हम लोग क्या बताना है इसमें, सबसे पहले लीडर स्टेटमेंट फाइंड करना होगा, जिससे हम लोग को नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिलेंगे। जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं वही नंबर ऑफ नोड होते हैं, और जब नंबर ऑफ नोड मिल जाएंगे तो फिर उसको हम लोग कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स बना लेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसी में बना देता हूँ, क्योंकि देखो पहला स्टेटमेंट क्या होता है, लीडर स्टेटमेंट, जो लीडर में उसको स्टार बना दे रहा हूँ। उसके बाद जो गो टू स्टेटमेंट है, गो टू यहाँ पे है 3 है, तो उसके नेक्स्ट वाला लीडर होता है गो टू 3 है, 3 वाला भी लीडर स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद 11 के बाद कुछ है नहीं, तो 2 पे जाएंगे, वो भी लीडर स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ से टोटल कितने लीडर स्टेटमेंट बने, 1 2 3 4 लीडर स्टेटमेंट बन गए। कहीं कुछ मैं मिस कर रहा हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में है नहीं, 4 नोड बनने चाहिए थे। रुक जाओ, देखो पहला तो हमेशा लीडर स्टेटमेंट होते ही होते, तो कोई डाउट नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे गो टू नहीं, यहाँ पे गो टू नहीं, यहाँ पे गो टू नहीं, गो टू नहीं। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन है, तो यहाँ पे गो टू 3 है, तो 3 वाले को लीडर स्टेटमेंट बना दिया। और 3 के 9 वाले स्टेटमेंट के बाद 10 वाले स्टेटमेंट, वो तो लीडर स्टेटमेंट होगा। 11 वाले स्टेटमेंट है, वो क्या गो टू टारगेट 2 कर रहा है, 12 तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 और ये 4 ब्लॉक बनने चाहिए थे, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो सोल्यूशन मैंने थोड़ा देखा था, तो उसमें क्या था, स्टार्टिंग में एक स्टार्ट नोड ऐड कर दिया था, स्टार्ट नोड, तो उसके लिए एक नोड बढ़ गया था, और एंड नोड बढ़ गया था। ठीक, उसके लिए एक नोड बढ़ गया था। तो टोटल से मैंने हम लोग यहाँ पे एंड में यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, और स्टार्ट यहाँ पे बना दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो START। ठीक है, तो स्टार्ट से आई में जाएगा, I to J में जाएगा। ठीक है, ये है। तो यहाँ टोटल नंबर नोड कितने हो गए, यहाँ पे जो 1 2 ये हो गया, 3 4 5 6 नोड हो गए। तो इससे आपसे बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ एजेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या एजेस होंगे, फ्लो देखते हैं। देखो सारे क्या इफ वाले स्टेटमेंट है, इफ के साथ गो टू है ना, तो टोटल फ्लो तो पूरा ही हो गया। लेकिन देखो स्टार्ट से 1 में गया, ठीक है 1। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे ऐसे, ये 1 है, ठीक है, ये वाला 1, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3, ये वाला 4, ये 5 6 7 8 9, कितना होगा 10,
एक सेकंड, सॉरी सॉरी, माय बैड। और लीडर टू लीडर होता है ना, करेगा, ठीक है, मैं सब में क्यों कर रहा हूँ, वही मैं सोचा। तो यहाँ पे देखो ये एक हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरा हो गया, और से ये तीसरा हो गया ना, इसको स्टार्ट को मिलाएं, थर्ड हो जाएगा, थर्ड हो गया। उसके बाद देखो ये गो टू से यहाँ पे इधर जाएगा ना, ये फोर्थ हो गया। और उसके बाद ये इससे यहाँ पे जाइए, फाइव हो गया। और ये क्या हो गया, हाँ ये यहाँ से टू में जा रहा है, टू यहाँ पे है, ये हो गया सिक्स हो गया, और लास्ट में ये क्या हो, सेवन हो गया, टोटल सेवन है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट बनेंगे। तो मैंने रफली बना दिया, क्योंकि इतना बहुत ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। तो ठीक है, इजी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है एमसीक्यू क्वेश्चन, गेट 2015 में 1 मार्क्स का आया था। और देखते हैं इसमें क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए एस टी मतलब एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, ठीक है, अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो अगर ए एस टी बोले तो ए एस टी मतलब सिमेंटिक एनालाइजर की बात कर रहा है। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो नाम में देखो ना, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है, तो ये सिंटैक्स एनालाइजर फेस का जो आउटपुट होता है, जिसे हम लोग सिंटैक्स भी बोलते हैं या एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स भी बोलते हैं, सेम ही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ट्री है, इन बोथ ए एस टी एंड सी एफ जी लेट नोट एन टू बी द सक्सेसर ऑफ एन वन। ठीक है, यानी कोई एन टू है, वो सक्सेसर एन वन, तो ठीक है। ये इन द इनपुट प्रोग्राम द कोड करेस्पॉन्डिंग टू एन टू इज प्रेजेंटेड आफ्टर द कोड करेस्पॉन्डिंग टू एन वन। कहने का मतलब ये है कि इसको मैं ड्रॉ करूँ, ऑप्शन ए को अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने ट्राई करता हूँ, तो ऑप्शन ये है कि इन बोथ ए एस टी एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है, लेट नोड एन टू बी द सक्सेसर ऑफ एन वन, यानी एन वन है, उसके बाद क्या है, एन टू आ रहा है। ठीक है, हाँ ऐसे एन वन है उसका, हाँ एन टू सक्सेसर है। ठीक है, इन द इनपुट ऑफ द प्रोग्राम करस्पॉन्डिंग कोड एन टू, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू एन टू इज प्रेजेंट आफ्टर द कोड करस्पॉन्डिंग टू एन, यानी कि जो इनपुट आएगा वो पहले एन वन में आएगा, एन वन के बाद एन टू कैलकुलेट होगा। कि ऑलवेज ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब कहने का मतलब क्या, इज एन वन ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड आफ्टर, नहीं सॉरी, बिफोर बिफोर एन वन, एन टू सॉरी, एन टू के पहले एन वन एग्जीक्यूट होगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है ना, अगर एन टू के बाद एन वन है, तो एन वन में अगर लूप हो, लूप, इफ लूप, नो, फॉर लूप, ठीक है, अगर लूप है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि लूप होता है तो एन टू के बाद एन वन आ सकता है, हमेशा एन वन के बाद ही एन टू नहीं आएगा, एन टू के बाद भी एन वन आ सकते हैं जब लूप हो। तो यहाँ पे देखो, ऐसा कोई कैन बी या मे बी ऐसा नहीं दिया, तो हम लोग 100% वाला केस देखेंगे। अब भी देखते हैं, फॉर एनी इनपुट प्रोग्राम नीदर ए एस टी नॉर सी एफ जी विल कंटेन अ साइकिल। तो क्या ऐसा हो सकता है, अगर मैं जैसे अभी लूप की बात किया, तो लूप में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, तो लूप में साइकिल हो सकती थी। यहाँ पे अगर मैं इसका रीज़न लिखूँ, तो अगर लूप है तो लूप में साइकिल तो हो सकती है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेसर ऑफ अ नोड इन ए एस टी एंड सी एफ जी डिपेंड अपॉन द इनपुट प्रोग्राम। ठीक है, ये समझ नहीं, आगे देखते हैं। ईच नोड इन ए एस टी एंड सी एफ जी करेस्पॉन्ड टू एट मोस्ट वन स्टेटमेंट इन द इनपुट प्रोग्राम, यानी कि ईच नोड इन ए एस टी एंड सी एफ जी करस्पॉन्डिंग to at most one statement in the input program। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि वेट वेट वेट, नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, सोच रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ईच नोट एट मोस्ट लिखा है ना, तो हम लोग एटलीस्ट, ठीक है, तो कंफ्यूज हो गया। तो एट मोस्ट वन, यानी कि अगर ये बताओ हम लोग कोई सी एफ जी बना रहे हैं, ठीक है, सी एफ जी या हम लोग ए एस टी किसी की बात करते हैं, तो क्या एक नोट जैसे एन वन है, क्या सिर्फ एक ही इनपुट के लिए काम करेगा? ऐसा तो होगा नहीं ना। ऐसे बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं किसी भी ग्रामर में, बहुत सारे स्ट्रिंग जनरेट, ग्रामर का भी एक स्ट्रिंग जनरेट करने, तो ईच नोट की बात, अगर मैं स्टार्टिंग नोट की बात करूँ, जो स्टार्टिंग नोड है वो तो ऑलवेज हर स्ट्रिंग के लिए स्टार्टिंग नोड तो यूज होगा ही होगा, तो एटमोस्ट वाली कंडीशन फेल हो जाती है, उसके लिए क्या होगा, ऑप्शन सी ही ट्रू होगा। बट सी में क्या है वो देख लेते हैं फिर से एक बार। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेसर ऑफ अ नोड
इन AST, ठीक है, एंड CFG डिपेंड अपॉन द इनपुट प्रोग्राम। तो वैसे तो ये ट्रू है क्योंकि CFG जो होता है इनपुट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है, ये ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल क्या है, कोई जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या, जैसे हाँ वो करते थे ना अभी, स्ट्रिंग से हम लोग चेक करते थे SDT में जितना हम लोग सॉल्व किए हैं, तो अभी SDT भी काइंड ऑफ क्या होता है, सिंटैक्स ट्री से ही बनता है। तो उसमें भी क्या होता था, जितना हम लोग ऐसे A B दिया है तो उसके लिए सिंटैक्स ट्री अलग बनेगा, नंबर ऑफ नोड अलग होंगे, AB दिया उसके लिए नंबर ऑफ नोड अलग होंगे, सिंटैक्स ट्री अलग बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे तो लिखा हुआ, तो डिपेंड करता है इनपुट साइज में, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 16 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 17, फिर इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं, राइट। तो 17 मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैं 17 को पेस्ट कर देता हूँ, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अच्छा, मैच करना है तो इसमें बहुत कुछ करना ही नहीं है, ग्रुप 1 को मैच करना है ग्रुप 2 से, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन किससे रिलेटेड है, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है सिंटैक्स से, ठीक है। तो ये रिलेटेड 3 से, यानी P3, तो ये क्रॉस आगे देखो, पुश डाउन ऑटोमेटा, तो अगर मैं पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करूं तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है सिंटैक्स एनालाइजर से, ठीक है, सिंटैक्स एनालाइजर, तो Q1, सो इस हिसाब से कौन से बी ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद रजिस्टर एलोकेशन किससे, किस रजिस्टर एलोकेशन ने डेटा फ्लो एनालिसिस होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन से ना, R4 यहाँ पे S2 से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। रजिस्टर एलोकेशन कोड जनरेशन से, ठीक है, इजी था। अब बस तो इसी के साथ क्या होता है, हम लोगों ने कोड ऑप्टिमाइजेशन का DPP एंड PY को दोनों सॉल्व कर लिया। हम लोग का जो लास्ट चैप्टर बचा है उसका नाम क्या मैं बता देता हूँ, वो है रन टाइम एनवायरनमेंट। तो एक काम करते हैं, उसमें 8 क्वेश्चन है, तो उसको भी आज ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रन टाइम इन्वायरमेंट, और DPP तो उसका है नहीं कुछ स्पेशल है, क्योंकि ये तो कोड ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट होता है, और इसके हम लोग PY की सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ पहला क्वेश्चन, एक से तो पुराना वाला ही ना, ठीक है, मैं कॉपी करके लेके आता हूँ। हाँ, सो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। MCQ क्वेश्चन है और 20 में 1 मार्क्स का आया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंबल टेबल इज एक्सेस ओनली ड्यूरिंग लेक्सिकल, ये तो गलत हो जाएगा। कंपाइलर फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट रिकर्सन नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरली नीड हीप स्टोरेज फॉर मेमोरी एलोकेशन इन रन टाइम एनवायरनमेंट, तो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग हीप स्टोरेज नहीं हो, क्योंकि रन टाइम जो भी वेरिएबल बनाते हैं हीप में बनता है। एरर वायलेटिंग द कंडीशन, any variable must be declared before it used and detect during the syntax analyzer, तो ये तो गलत, सिंटैक्स में सिर्फ रूल डिक्लेयर होता है, ठीक है। अगर डिक्लेयर नहीं हो तो सिमेंटिक एनालाइजर होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर C आएगा मेरा आंसर, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ओके ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन D आया, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट तो उसे गलत पढ़ लिया, मतलब समझ लिया था, तो यहाँ पे कुछ और कह रहा था, मैंने कुछ और एक्सप्लेन कर दिया। ये मेरे साथ हुआ था कई बार जब मैं मॉक टेस्ट देता हूँ। कंपाइलर फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट सपोर्ट रिकर्सन, रिकर्सन की बात कर, रिकर्सन में हीप की जरूरत नहीं होती, रिकर्सन में क्या होता है, स्टैक की जरूरत होती है, राइट। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये तो रॉन्ग था ही, तो यहाँ से क्या हो जाए, नन ऑफ दिस, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, MCQ क्वेश्चन है और 18 में 1 मार्क्स का था, ठीक है। अब इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो फॉल्स बताने की हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। फॉल्स में फॉल्स, पहला देखो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन बी यूज टू स्पेसिफाई लेक्सिकल एंड सिंटैक्स रूल, तो दो सिंटैक्स के लिए तो CFG यूज हुआ है, लेक्सिकल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेक्सिकल हम लोग यूज करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटिक रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, तो उस हिसाब से तो ये क्या रॉन्ग आंसर होना चाहिए, बट ये क्या राइट क्या स्टेटमेंट है, क्योंकि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो भी क्या CFG होता है, हर CFG फाइनाइट ऑटो सॉरी हर फाइनाइट ऑटोमेटा CFG होता है, तो ये क्या है, ये हम लोग का ट्रू स्टेटमेंट है, ये हम लोग का ट्रू स्टेटमेंट है। आगे देखो, टाइप चेकिंग डन बिफोर पार्सिंग, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पार्सिंग के बाद जो अगला फेज आता है सिमेंटिक एनालाइजर, वही हम लोग क्या है, क्या बोल सकते हैं, उसी में टाइप चेकिंग होती है, तो ये हम लोग का फॉल्स आ जाएगा,
तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी ट्रांसलेटेड टू डिफरेंट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। ये ट्रू है, क्योंकि हम लोग जो हाई लेवल प्रोग्राम को भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर हम लोग ऑप्टिमाइज ना करें तो वहाँ पे इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन दूसरी आ जाएगी। ठीक है, फिर जो टारगेट कोड जनरेट करते हैं उसको भी ऑप्टिमाइज करते हैं, तो अगर उसको भी ऑप्टिमाइज ना करें तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दूसरी आ जाएगी। तो हाँ, हो सकते हैं, इसमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। आ गया, आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन कैन बी पास्ड यूजिंग प्रोग्राम स्टैक। हाँ ठीक है, फंक्शन को जब पास करते हैं तो प्रोग्राम स्टैक ही बनाते हैं, स्टैक में हम लोग फंक्शन कॉल वगैरह करते हैं। ठीक है, वो सब स्टैक में ही तो करते हैं। तो ये भी क्या ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी हम लोग का बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ, तो क्वेश्चन, अच्छा 3 मैंने कॉपी नहीं किया गया, एक सेकेंड। 3 यहाँ मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे दो कहाँ से आ गई, इसको डिलीट करो, सीधे वर्ड नहीं है। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है, हाँ अब ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं है, अच्छा मैच ही करना है तो हम लोग डायरेक्टली मैच कर लेते हैं ना। तो वो देखो क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर है, वो इन सब में से किससे कनेक्टेड है वो देखना है। पार्सिंग है वो किससे कनेक्टेड है, और रजिस्टर एलोकेशन है वो किससे क्या कनेक्टेड है, और एक्सप्रेशन इवेल्युएशन किससे। एक काम मैं ऑप्शन ले ही आता हूँ, क्योंकि एमसीक्यू का एमसीक्यू बोला, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो उसे ऑप्शन लगेगा तो अच्छा लगेगा। यस, तो मैं ऑप्शन लेके आ गया, कंट्रोल भी कर देता हूँ। ऑप्शन ना यहाँ पे ये आ जाएगा, इधर लिख देना। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, अच्छा ए का 2 दे ही दिया तो इसमें दिमाग लगाना। लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है वो डीएफए मिनिमाइजेशन से रिलेटेड है। हाँ, ठीक है, डीएफए पूछा, डीएफए मिनिमाइजेशन यानी रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज होता है, तो कनेक्टेड तो होगा ही। अब देखते हैं, अच्छा बी अगर हम लोग सेलेक्ट करेक्टली चूज कर लिया तो उसमें से बहुत चांस है कि हम लोग एलिमिनेट कर दे बहुत सारे ऑप्शन। पार्सिंग, तो पार्सिंग देखो ग्राफ्स कलरिंग से रिलेटेड है। और देखो ग्राफ कलरिंग से हम लोग क्या निकालते हैं, जब हम लोग ग्राफ कलरिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज करते हैं ताकि हम ग्राफ को कलर कर सके। ठीक है, तो जिसमें क्या टू एडजेसेंट जो नोड हो गया, एजेस हो गए, वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो पार्सिंग जो होता है वो यूज होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सल में। ठीक है, ग्राफ कलरिंग में नहीं होता। तो B3 आ जाएगा, B3 से हम लोगों ने यहाँ पे बी एंड सी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब सी को चूज करने से हम लोग आंसर आ जाएगा, तो सी को चूज करना है। रजिस्टर एलोकेशन क्या है, तो अच्छा ये देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, इवेल्युएशन जो होता है मतलब क्या आप करते हो, ट्री का फॉर्मेट बनाते हो, प्रोडक्शन ट्री हो जाएगा, तो D4 होगा। D4 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डी गलत है। तो यार रजिस्टर एलोकेशन ग्राफ कलरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, तो यही ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 है। तो 3 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है और 2015 में 1 मार्क्स का आता है, मैच करना है फॉलोइंग का। ठीक है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करना है। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा जो हट के मतलब एज क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें हम लोग टीओसी और कंपाइलर के जो मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो लेक्सिकल एनालाइजर किससे कनेक्टेड है, तो ये अच्छा ऑप्शन को अगर देखेंगे तो यहाँ ऑलरेडी 2 है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा डीएफए मिनिमाइज, क्योंकि ये इजी है, क्योंकि डीएफए होता है वो क्या होता है, डीएफए का रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है, और जो मिनिमाइज डीएफए होगा तो उससे हम लोग लेक्सिकल एनालाइजर में रेगुलर एक्सप्रेशन उसी का रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं टोकन जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब पार्सिंग के लिए हम लोग के पास ग्राफ कलरिंग ऑप्शन है, पोस्ट ऑर्डर ट्रिवल्सर है, प्रोडक्शन ट्री है। ठीक है, तो पार्सिंग में देखो हम लोग ट्री जनरेट करते हैं, राइट। सो प्रोडक्शन ट्री की हेल्प से हम लोग जनरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4। तो यहीं से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब सी ऑप्शन को राइट चेक कर सकते हैं, क्योंकि 2 4 जो है किसी और में नहीं है। फिर भी आगे चेक करें, रजिस्टर एलोकेशन और एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन कब करते हैं, जब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर करते हैं, तो वह उससे रिलेटेड हो जाएगा। और रजिस्टर एलोकेशन जो है ग्राफ कलरिंग से हो जाएगा। ठीक है, तो मैच हो गया और क्या। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, आधी इन्फॉर्मेशन हम लोग को नॉलेज में रहती है, आधी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो हम लोग क्या करें, एलिमिनेट करना पड़ेगा जो रॉन्ग हो सकता, जो हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर डीएफए कनेक्ट कर दिया था, ऑल्दो सारे ऑप्शन में 2 दिया था, बट ऐसा हो सकता था। फिर पार्सिंग है, तो हम लोग को ये पता है पार्सिंग में हम लोग पास्ट यूज़ करते हैं, जिसमें स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं,
ट्रीज बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटर हो गया, जो रूल्स वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, मैथमेटिकल रूल्स हो गया, लैंग्वेज रूल्स, उसके अकॉर्डिंग क्या ट्री बनाते हैं, तो उसे प्रोडक्शन ट्री बोलते हैं। तो यहाँ से बी से 4 कनेक्ट हो गया। अब ऑप्शन ही ऐसे दिए रहेंगे ना, तो ऑप्शन को मतलब एलिमिनेशन से ही हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 अभी कंप्लीट नहीं है, तो इसको मेरे को थोड़ा सा ऊपर करना होगा, और देखते हैं यहाँ पे आ जाते कि नहीं। हाँ, आ तो जाएगा। एक काम को इधर ही रख देते हैं ना, ठीक है। हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट्स वगैरह दिए गए हैं, तो हम लोग को कौन से ट्रू है वो फाइंड करना। 8 में यार 2 मार्क्स का यार, इतना लंबा क्वेश्चन क्यों देते हो यार। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच डज नॉट permit global variable of any kind has no नेस्ट पता है और प्रोडक्शन। अच्छा, नो नेस्टिंग, मैं चेक कर लेता हूँ क्या लिखा है। नहीं ठीक है, नेस्टिंग सही लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो नो नेस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन या फंक्शन, ठीक है, बट परमिट्स रिकर्सन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विथ स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन। तो यहाँ आप देखो फिर से दे दी, स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन में रिकर्सन कैसे हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, मल्टी लेवल एक्सेस लिंक और a display arrange is needed to arrange activation record, ठीक है, only if the programming language being implemented has nesting से लूप वाली नेस्टिंग होगा, ऑफ प्रोसीजर ऑफ फंक्शन। एक सेकेंड, इसमें मल्टी लेवल एक्सेस लिंक और ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीइंग इम्प्लीमेंटेड नेस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन लिंक और प्रोडक्शन और फंक्शन नेस्टिंग। फंक्शन का नेस्टिंग यानी कि रिकर्सन टाइप की बात कर रहा है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड की बात कर रहा है, तो ठीक है। तो मल्टी लेवल एक्सेस लिंक और डिस्प्ले यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट में घुसेड़ दिया गया है। तो ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग अभी फिनिश किया है, तो हम लोग के दिमाग में है। तो मल्टी लेवल अगर हम बात करें ऐसे डिस्प्ले की बात करें या मल्टी लेवल टेबल वेबल की बात करें, तो उसमें क्या एक लेवल होता है, फिर यहाँ से दूसरी टेबल आती है, यहाँ से तीसरी टेबल, फिर जो एक्चुअल में डेटा होता है हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है। अब उसमें क्या होगा, बार बार क्या होगा, फंक्शन तो कॉल करने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे एक फंक्शन सर्चिंग कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद क्या यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे सर्चिंग का कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्चिंग का फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन कॉल है, उसके अंदर ये फंक्शन, ऐसे मल्टी लेवल होगा, तो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ओनली वर्ड है, और फंक्शन के अलावा हमारे पास दो चीज़ें, फंक्शन को रिप्लेस कर लूप से, बट लूप से इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि लूप से इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, मान लो ये टेबल में सर्च करना होता तो हमने लूप लगा दिए सिर्फ, तो इस टेबल से दूसरे टेबल में जंप मार के सर्च करना, कितनी टेबल है ये भी हम लोग को नहीं पता है, तो लूप ऐसे लगाना पॉसिबल नहीं है। तो लूप से तो नहीं होगा, नहीं, ऑप्शन 2 तो मेरे हिसाब से ट्रू होना चाहिए। अब देखते हैं, रिकर्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड विद डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैन नॉट बी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली इसका रीजन तो नहीं याद आ रहा, बट रिकर्शन को हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में भी रन करा सकते हैं, कुछ ऐसा उसका वे होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, को मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे को मिलता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे। ओके, तो मेरे को थोड़ा कोड वोड मिला है, तो कोड वगैरह मेरे को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब इसका मैं थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा है उसका मैं समरी बता देता हूँ। समरी यही है कि जो डायनेमिक में लोकेशन है, जो फंक्शन कॉल करते हैं इसमें, तो हम लोग हीप में स्टोर करते हैं, राइट। तो हीप मेमोरी को यूज़ करते हैं, इसलिए ये क्या डायनेमिकली स्टोर होता है, तो ये ऑप्शन तो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैन नॉट वर्ड लिखा है ये गलत है। अब 4 को देखते हैं, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, तो ये प्रोसीजर या फंक्शन की, मैं फंक्शन ही बोलूँगा, ठीक है। फंक्शन एंड रिकर्सन रिक्वायर डायनेमिक हीप एलोकेशन स्कीम एंड कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट यूजिंग स्टैक। तो ये तो गलत है, क्योंकि रिकर्सन स्टैक में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। देखो हीप में जैसे मैंने बोला वो हो सकता है, बट स्टैक की तो रिक्वायरमेंट होगी, मतलब स्टैक में नहीं हो सकता, ये लिखा है ना कैन नॉट, यहाँ पे फिर से वही गलत हो जाएगा। अब 5 नंबर देखते हैं, तो देखो सेकंड सही है, तो सेकंड सही है, तो इसका मतलब क्या, हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते। अच्छा, सेकंड में और हम लोग क्या, देखो थर्ड गलत, थर्ड गलत है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, और फर्स्ट, फर्स्ट भी गलत, तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो ऑप्शन यही क्या है, राइट आंसर हो सकता है। फिर भी देख लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच परमिट अ फंक्शन टू रिटर्न अ फंक्शन एज इट रिजल्ट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट। ये तो फिर गलत, एक सेकंड, नहीं यार, ये तो गलत, तो एक सेकंड यार,
return a function cannot be implemented with stack based storage allocation scheme for activation record. रिटर्न अ फंक्शन, इसको मैं वो चेक कर लेता हूँ, स्टेटमेंट में कोई डाउट है। ओके ओके, इतने नहीं, ये जो फिफ्थ स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट है। इसका रीज़न ये बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं ना, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बना देता हूँ, इसको मैं वाइट से वापस कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या एक फंक्शन कॉल F1 है, F1 स्टोर है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे जो F1 है वो रिटर्न कर रहा है, वो फिर जो F2 है वो कॉल कर रहा है F2 को, ठीक है। फिर F2 क्या जब F2 पूरा एग्जीक्यूट हो जाए तो वो क्या कर रहा है, वापस से F1 को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो वापस से एक F1 स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब जब F1 रिटर्न करेगा कंप्लीट हो गया तो F2 के पास जाना चाहिए, बट तब तक जो F2 डिलीट हो जाएगा जैसे ही कंप्लीट होगा, तो इसीलिए स्टैक से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ गए, क्योंकि क्या होता है जैसे ही फंक्शन रिटर्न करता है तो वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, पर जब रिटर्न करेगा दूसरे फंक्शन कॉल कर रहा है, तो जब दूसरा फंक्शन कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है, तब तक क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो F2 जो है कहने का मतलब यही मैं बोल रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल मेरे को दिमाग में आ नहीं रहा। जैसे क्या होगा, एक फंक्शन है उसने दूसरे फंक्शन रिटर्न में दूसरा फंक्शन कॉल कर दिया, तो जैसे पहला फंक्शन तो डिलीट होगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड उसका, जब दूसरा फंक्शन कंप्लीट होगा तो उसे रिटर्न कब होना है, जब वापस फर्स्ट फंक्शन में आना है। तो जब वापस फर्स्ट फंक्शन में आएगा तब तक क्या एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करना पड़ेगा, नॉट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। सॉरी, स्टैक की बात करो, स्टैटिक नहीं, स्टैक में नहीं होगा, ये हीप में होगा। तो इसलिए क्या फर्स्ट सेकेंड है फिफ्थ, ये दो और जो वो स्टेटमेंट वो करेक्ट होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही हम लोग का आ गया स्टैटिक डायनेमिक स्कोपिंग के बारे में, ठीक है। करेक्ट हम लोग को फाइंड करना है, 14 में 1 मार्क्स का आता है, स्टैटिक एलोकेशन ऑफ ऑल डेटा एरियाज, फिर स्टैटिक एलोकेशन ऑफ ऑल डेटा एरियाज बाय अ कंपाइलर मेक इट इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट रिकर्सन। ठीक है, स्टैटिक एरिया में, राइट, स्टैटिक एरिया में रिकर्शन की इम्प्लीमेंटेशन का इम्पॉसिबल होती है, ट्रू स्टेटमेंट है। फिर आते हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इज एसेंशियल टू इम्प्लीमेंट रिकर्सन। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन की जरूरत क्या है, क्योंकि स्टैक में क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है जैसे रिटर्न फंक्शन कॉल होता है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, तो ये एसेंशियल वर्ड तो नहीं, गलत है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड वाले में आता है डायनेमिक एलोकेशन ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज एसेंशियल टू इम्प्लीमेंट रिकर्सन। हाँ ठीक है, डायनेमिक मेमोरी की नहीं बात, डायनेमिक एलोकेशन का। रन टाइम में क्या होगा, जैसे फंक्शन कॉल्स होते हैं तो स्टैक में क्या होता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड आता है, फिर रन टाइम में डिलीट होता है, फिर रन टाइम में इंसर्ट होता है, ऐसा होता है, डायनेमिक होता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। बोथ हीप एंड स्टैक आर एसेंशियल टू इम्प्लीमेंट रिकर्सन। नहीं, दोनों में से कोई एक भी होगा तब भी चल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड है डी ऑप्शन, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है और 14 में 1 मार्क्स का आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेफर्ड ड्यूरिंग कंपाइलेशन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइलेट क्या, विच नॉट प्रेफर कंपाइलेशन, ठीक है। कंपाइलेशन के टाइम पे क्या नहीं होता, तो नॉट परफॉर्म से प्रेफर्ड में पड़ रहा, परफॉर्म्ड होगा। सबसे पहले डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टाइप चेकिंग हो गया, इनलाइन एक्सप्रेशन होता है, सिंबल टेबल मैनेजमेंट होता है। अच्छा ठीक है, नॉट पूछा है ना, ठीक है, ये तो होता ही है। टाइप चेकिंग भी होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं होता क्योंकि वो तो रन टाइम पे ही होता है। तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एमसीक्यू क्वेश्चन 14 में, वो 14 में देखो दो क्वेश्चन है, 6 एंड 7 दोनों आए थे। अच्छा जी 5 वाला भी आते हैं, स्टार्टिंग मेमोरी वाले क्वेश्चन से 3 नंबर का टोटल, देखो 5 to 6 मार्क्स का आता ही कंपाइलर में, 3 मार्क्स का स्कोपिंग से ही आ गया वो भी स्टेटमेंट वाइज। तो काफ़ी ट्रिकी था, क्योंकि अगर तो जैसे ये सब है ना, क्लिक हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर टाइम ही जाता, कुछ नहीं होता। विच लैंग्वेज एंड नेसेसरली नीड हीप एलोकेशन इन द रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। दो सपोर्ट रिकर्सन, हीप एलोकेशन किसको चाहिए, दोज यूज डायनेमिक स्कोपिंग, दोज अलाउड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, दोज हु यूजेस ग्लोबल वेरिएबल। तो इन सब में से क्या सही है वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एलिमिनेट करूँ ऑप्शन को, तो रिकर्सन के लिए क्या ऑलवेज हीप की जरूरत है, नहीं, वो तो भाई स्टैक में भी हो सकता है।
दोज हु यूज डायनेमिक स्कोपिंग क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि जो जिसका स्कोप डायनेमिक हो, जैसे यहाँ पे मैं स्टैक रिकर्सन की बात करूँ, उसको मैं डायनेमिकली इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो डायनेमिक स्कोपिंग क्या, पर रिकर्सन के लिए क्या और नेसेसरी है हिप एलोकेशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद है दोज हु अलाउड डायनेमिक डेटा। अब जब हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर ही डायनेमिक है तो डायनेमिक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, और डायनेमिक मेमोरी मतलब हिप मेमोरी। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट। आगे देखते हैं, दोज हु यूज ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या, ग्लोबल वेरिएबल से तो ग्लोबल वेरिएबल और क्या बोलते हैं, डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है, राइट। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी कंपाइल टाइम पे ग्लोबल वेरिएबल स्टोर हो जाते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब देखो जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 8, और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, ठीक है। इसमें मेरे को 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट लेने पड़े थे, तब जाके पूरा क्वेश्चन एक पेज पे आ रहा था। अब देखो इसमें लिखा गया एक एमसीक्यू क्वेश्चन है और 12 में 2 मार्क्स का आया था। कंसीडर द प्रोग्राम गिवन बिलो इन अ ब्लॉक स्ट्रक्चर सूडो लैंग्वेजेस विथ लेक्सिकल स्कोपिंग एंड नेस्टिंग प्रोसीजर परमिटेड। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग कोड दे दिया गया है जिसको मेरे को पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी देखते हैं। कंसीडर द मेन, अच्छा मेन फंक्शन में A1 पहले कॉल हुआ है, फिर A2 कॉल हुआ है, फिर उसके बाद A21 A1, ठीक है, ऐसा हुआ है। ठीक है, द करेक्ट सेट ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड अलॉन्ग विद देयर एक्सेस लिंक गिवन बाय। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए है, उसके बाद A1 आना चाहिए, उसके बाद A2 आना चाहिए, A2 आना A1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो मैम गलत ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो A21 है, उसके बाद A1 नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये सब है। हाँ ये अब देखो ए मतलब सी एलिमिनेट हो गया, बाकी ए बी और डी में से कोई एक ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, तो काम करते थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इनके अगर नहीं दिख रहा हो। ये जूम इन हो गया, इसको भी जूम इन ही कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हटा के यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, आप देखो सबसे पहले क्या होगा, जो एक्सेस लिंक होगी वो कैसे काम करेगी। पहले देखो मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, मेन फंक्शन कॉल करने के बाद A1 पे जा रहे हैं, मेन फंक्शन कॉल किया, उसके बाद A1 में गए, A1 के बाद फिर A2 में जाएंगे, A2 के बाद A21 में गए, A21 के बाद A1 में गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है, या एक काम करते हैं, अब कुछ और से लिमिट हो नहीं रहा है। जैसे एक काम करते हैं, इसको स्ट्रक्चर में आते हैं, जो कोड दिया है इसको पहले देख लेते हैं। तो देखो ये मेन काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ब्लॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, ठीक है, ये एक क्या हो गया हम लोग का ब्लॉक हो गया। ठीक है, मेन ब्लॉक हो गया, मेन है। मेन के अंदर जो कॉल हो रहा है वो क्या है, सबसे पहले मेन प्रोग्राम वेरिएबल है, प्रोसीजर A1 कॉल हो रहा है, प्रोसीजर A1 कॉल हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर ये A1 है वो रन कर रहा है। ठीक है, A1 के अंदर A2 कॉल हो रहा है, राइट। A1 के अंदर A2 कॉल हो रहा है, तो प्रोसीजर A2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, और अच्छा A2 के अंदर ही A21 है, तो ये A2 एंड हो जाएगा यहाँ पे है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद अगर हम लोग फिर से देखें प्रोसीजर A2 है, अच्छा एक सेकंड, A2 यहाँ पे स्टार्ट हुआ, A2 का एंड नहीं हुआ है, उसके अंदर A21 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, राइट। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, और कॉल A1 यहाँ पे वापस से A1 को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं, और तो इसको मैं ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखो, इसको मैं अब रेड पेन से करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा, मेन फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट। तो इसका मैं फ्लो लिखूँ, तो जो हम लोग ने फ्लो दिया है इसको मैं फिर अपने हाथ से लिख लेता हूँ, अलग से लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना ईजी होगा। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद A1 है, उसके बाद A2 है, उसके बाद क्या है A3 है, सो A21 है, और A1 है, ये फ्लो दिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद A1 कॉल हो रहा है, राइट। A1 के बाद A2 कॉल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, A2 के अंदर क्या A21 कॉल हो रहा है, सो A2 के अंदर ही A21 कॉल हो रहा है, A2 के अंदर ही A21 कॉल हो रहा है, राइट। ठीक है, A2 से हम लोग A21 पे जा रहे हैं, ठीक, A2 के अंदर ही। फिर उसके बाद देखो ये हो गया,
फिर A21 जैसे एंड हो रहा है, यानी A2 एंड हो गया, वापस यहाँ से क्या आ जाए A1 पे चले जाएंगे, वापस हम लोग A1 को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो देखो सबसे पहले ये काम हो रहा है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये काम हो रहा है, तीसरे नंबर पे ये काम हो रहा है, चौथे नंबर पे ये काम हो रहा है, राइट। ठीक है, अब इसका रिवर्स ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर मैं ऑरेंज से बना दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या फोर्थ नंबर रिटर्न आएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, A1 से लेके A21 पे रिटर्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, A1 नहीं सॉरी, हाँ A1 का रिटर्न जो होगा वो A21 के पास आएगा। सो A1 का जो रिटर्न है वो A21 के पास जाएगा। या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, फंक्शन कॉलिंग बाय मेन, नहीं नहीं अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, फोर्थ वाला मैं कुछ गड़बड़ बनाया हम लोग को लग रहा है। ओके ओके, तो ये फोर्थ वाला नहीं होगा, एक्चुअली थ्री होंगे। थ्री क्यों होंगे, क्योंकि देखो ना, जब A21 यहाँ पे A21 से हम लोग वापस जब A1 में जा रहे हैं, तो यानी कॉल नहीं हो रहा फंक्शन का, यहाँ पे क्या एंड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एंड हो रहा है एक्चुअली, कॉल नहीं हो रहा, तो थ्री होंगे यहाँ पे। ठीक है, सही है, वो यहाँ पे फ्लो दिया था तो उसी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे बन नहीं रहा था ना, क्योंकि देखो A1 को वापस से रिटर्न कर रहा है तो कुछ गड़बड़ लग रहा था मेरे को। ठीक है, अब देखो A3 है, तो सबसे पहले तो थर्ड वाला रिटर्न यानी A21 से A2 में जाएगा, A21 का रिटर्न जाएगा वो A2 में जाएगा, राइट। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद देखो ये हो गया। अब आगे देखो थर्ड वाला हो गया और सेकंड वाला देखो, तो सेकंड वाले का रिटर्न कैसे होगा, A2 से A1 में एक रिटर्न होगा, A2 से A1 में एक रिटर्न हो रहा है। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट वाला क्या होगा, A1 से मेन प्रोग्राम में हो रहा है, A1 से मेन प्रोग्राम में हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये जो अब उसके बाद क्या A1 जो होगा वो वापस यहाँ पे, अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे A1 वापस से कॉल किया गया। ठीक है, यहाँ पे वापस A1 में कॉल किया गया, तो A1 जब कॉल होगा उसके बाद क्योंकि A1 वापस से रिटर्न होगा, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो ये मैच तो इससे कर रहा है, A2 से एक और क्या है, मेन पे जा रहा है यहाँ पे ना, ये डिफरेंस आ रहा है, तो A2 से मेन में जा रहा है, मेन प्रोग्राम है, यहाँ से कॉल पे गए, A21 कंप्लीट हुआ। A2 से मेन में, बट इसका एग्जैक्ट रीजन मेरे को मिल नहीं रहा है। सो एक काम करता हूँ, मैं इसका तो सोल्यूशन अच्छे से चेक करके फिर बताता हूँ। ओके ओके, सो मैं थोड़ा सा करने का तरीका गड़बड़ था, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ और ये पूरा इरेज कर देता हूँ, फिर से स्टार्टिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं फिर से। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है बन गया, तो समझ आता है ना कैसे हुई, क्योंकि देखो यहाँ A1 स्टार्ट हो रहा है, A1 एंड हो रहा है, A2 स्टार्ट हो रहा है, A2 एंड हो रहा है, A21 स्टार्ट A21 एंड हो रहा है। तो देखो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले मेन फंक्शन है, तो यहाँ मैं वापस उसको लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन क्या कर रहा है, A2 को A1 कॉल कर रहा है, A1 के बाद फिर A2 कॉल कर रहा है, A2 के बाद A21 कॉल हो रहा है, और A21 के बाद A1 कॉल हो रहा है। तो बहुत इजी से था, फालतू का दिमाग लगा रहा था। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिया इसमें कॉलिंग का नहीं दिया, मैं इसमें कॉलिंग का समझ रहा था। जैसे प्रोसीजर A1 है तो A1 पहले कॉल हो रहा है, फिर उसके बाद के कॉल A2 है तो A2 कॉल हो रहा है, मैं ऐसे समझ रहा था। ठीक है, तो इससे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो यहाँ पे मेन फंक्शन ही है यहाँ पे। हाँ, तो अब इसका सोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले को A1 कॉल हो रहा है, A1 का A1 जो है मेन फंक्शन के अंदर है, तो मेन फंक्शन के अंदर है, तो A1 का रिटर्न कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन में जाएगा, तो ये मेन फंक्शन में चला गया। ठीक है, अब A2 कॉल कर रहा है, A2 का A2 भी क्या मेन फंक्शन के अंदर है। ठीक है, ये A1 के बाद बस इससे फर्क नहीं पड़ता, और फंक्शन तो कहीं भी लिखे बट मेन फंक्शन के अंदर लिखा, तो मेन इसका रिटर्न कहाँ जाएगा, मेन में ही जाएगा। इसका रिटर्न कहाँ गया, ये मेन में चला गया, राइट। ठीक है, तो ये वाला लिंक तो गड़बड़ आ रहा, तो ये सही हो गया। अब उसके बाद को A21 कॉल हुआ, A21 किस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ, A21 A2 फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो A21 का रिटर्न जाएगा A2 में जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या A1 कॉल हुआ है, राइट। सो यहाँ पे A1 कॉल हुआ है, सो A1 कहाँ गया, A1 वापस से कॉल है, A1 कहाँ लिखा हुआ, A1 मेन फंक्शन में लिखा हुआ है, तो A1 का भी एक लिंक जो होगा मेन फंक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर, और ये क्या डायरेक्टली डी से मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को बन रहा था, बट क्या थोड़ा सा मैं वो अप्रोच से भी आंसर आएगा जो मैं सॉल्व कर रहा था, बट क्या था थोड़ा सा मैं कुछ मिस कर रहा था, चाहे जो भी हो, बट ये अप्रोच मेरे को ज़्यादा सिंपल लगी, तो मैं इसी को फॉलो करने वाला। इसमें क्या जो स्ट्रक्चर दिया उसको फॉलो करो और ये हो जाएगा। वरना देखो ये स्ट्रक्चर जो है डायरेक्टली यहाँ से बने, तो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर अगर टॉप टू बॉटम रन करते हैं, सबसे पहले देखो क्या होगा, A1 आएगा, A1 सॉल्व होगा, उसके बाद क्या A2 कॉल हो जाएगा, A2 कॉल हो गया, A2 कॉल के अंदर फिर A2 एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर प्रोसीजर A21 एग्जीक्यूट होगा, A21 के बाद फिर क्या
फिर कॉल हो रहा है A1 को, ठीक है। तो प्रोसीजर देखो वही है, तो वो जो मैं कर रहा था अभी गलत नहीं था, मैं कुछ मिस्टेक सेट कर रहा था, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। तो अब हम लोग का ऑफिशियली क्या कंपाइलर डिजाइन फिनिश होता है और PYQs आर डन, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लिया ऑल, कलर चेंज कर देता हूँ, ऑल PYQ प्लस DPP आर डन, ठीक है। तो ये कंपाइलर डिजाइन का होपफुली जो थ्योरी वाला पार्ट है वो लास्ट होगा। अब इसके बाद कोई भी थ्योरी पार्ट नहीं आएगा। अब जो भी अगर इनकेस आएगा उसमें क्या हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ वही सब करना है। PYQ को हो सकता है मैं दोबारा सॉल्व करूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो अभी भी कन्फ्यूजन बहुत से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ क्लियर हो गया, बट एक में माइंड में क्या स्ट्रक्चर बन चुका है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।